ईरान के अंदर रोज़ाना धमाके हो रहे हैं। लगातार हम अपनी वीडियोस में आप लोगों को बता रहे हैं कि ईरान के अंदर अभी भी बहुत सारे मोसाद के एजेंट एक्टिव हैं और तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से धमाके हो रहे हैं। धमाका होने के बाद पता कुछ नहीं चल पाता कि आखिर वजह क्या रही, लेकिन धमाके होते हैं। आज भी हुए हैं। कहाँ हुए हैं आपको बताएंगे। साथ ही साथ IRGC को एक सफलता भी हाथ लगी है। उन्होंने एक बहुत बड़े नेटवर्क को पकड़ा है मोसाद के, जो बहुत बड़ा कांड कर सकता था ईरान के अंदर। फिलहाल इन सारी बातों पर आगे आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सीरिया की तरफ लिए चलते हैं। सीरिया के अंदर जो कुछ हुआ हाल ही में, जो जंग हुई, वैसे जंग नहीं कहेंगे उसको, एक तरफा हमले ही कहेंगे, क्योंकि सिर्फ इजराइल ही हमले कर रहा था सीरिया के ऊपर। सीरिया ने पलटवार करते हुए इजराइल के ऊपर कोई हमला नहीं किया, इसलिए इसको जंग कहना तो गलत होगा। जो हमले इजराइल अब तक सीरिया के ऊपर कर रहा था, वो हमले अब बंद हो चुके हैं। अमेरिका की तरफ से सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। मार्को रूबियो जो अमेरिका के हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि ट्रंप की तरफ से कोशिश की गई और अब सीरिया में सीज फायर हो गया। सीरिया का क्रेडिट भी ट्रंप ले रहे हैं कि यहां पर अभी मैंने सीज फायर करवाया, क्योंकि जनाब को शांति नोबेल पुरस्कार चाहिए है और इसके लिए वो कुछ भी कहेंगे। शुरुआत इन्होंने भारत पाकिस्तान सीज फायर से की थी और आज भी उस भारत पाकिस्तान के सीज फायर का राग ये अलापते रहते हैं। तकरीबन 24-25 बार वो कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैंने व्यापार का हवाला देकर सीज फायर करवाया है। दोनों परमाणु देश हैं, कुछ भी गलत कर सकते थे, लेकिन मैंने दोनों देशों को रोका। ट्रंप ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच हालात बहुत ज्यादा खतरनाक थे। परमाणु हथियारों से लैस ये देश एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई कर रहे थे। विमानों को निशाना बनाया जा रहा था। मुझे लगता है कि 5 विमान मार गिराए गए होंगे। मैंने व्यापार को हथियार बनाकर इस जंग को रुकवाया। ट्रंप ने आगे कहा कि हमने कई युद्ध रोके हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और ये बड़ा हो जाता। हमने इसे व्यापार के जरिए हल किया। हमने कहा कि अगर आप हथियारों और शायद परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके साथ समझौता नहीं करेंगे। ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर भी इन्होंने कहा कि देखिए, वो भी एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था, लेकिन हमने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप जितनी बातें बोलते हैं उसमें से शायद ही कुछ बातें ऐसी हों जो सही होती हों। अब इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, आपने ध्यान दिया कि 5 विमान मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग हुई थी उसमें 5 लड़ाकू विमान मारे गए। हालांकि ये नहीं बताया कि किस देश के मारे गए, पाकिस्तान के मारे गए या फिर इंडिया के मारे गए या फिर दोनों देशों के कुल मिलाकर 5 विमान मारे गए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से 5 विमानों को मारे जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान भी भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर हुआ था तो उसके बाद ये दावा कर रहा था कि हमने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार दिया, जिसमें से 3 राफेल विमान थे। पाकिस्तान दावा कर रहा था कि हमने भारत के 3 राफेल विमान को मारा, एक Su-30 को और एक MiG-29 को, और एक ड्रोन भी मारा था। तो क्या पाकिस्तान की ही भाषा डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं? क्या पाकिस्तान के इस दावे को डोनाल्ड ट्रंप सही मान रहे हैं? क्योंकि इतनी बड़ी बात दुनिया के सामने कहना कि 5 लड़ाकू विमान मारे गए, हालांकि नाम नहीं ले रहे हैं कि किस देश के मारे गए, लेकिन भारत पाकिस्तान की जंग में मारे गए, ये बड़ा दावा कर रहे हैं। भारत सरकार को इनसे जवाब लेना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार ने पाकिस्तान के हर एक दावे को गलत बताया था। पाकिस्तान भारत के राफेल विमान को भी मारे जाने की बात कर रहा था, लेकिन भारत ने सिरे से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया था। एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहकर बहस छेड़ दी है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप की नज़र शांति नोबेल प्राइज पर है और वो किसी भी तरीके से उसको हासिल करना चाहते हैं। खबर एक और आ रही है, अमेरिका ने ईरान के जो शहीद 136 ड्रोन है उसकी एक बिल्कुल कॉपी बनाई है। ईरान का शहीद 136 ड्रोन ऐसा ड्रोन है जिसको बहुत सस्ते में ईरान ने बनाया है, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये विमान दूसरे देशों की इंटरसेप्ट मिसाइलों को चकमा देने में माहिर है। ईरान जब भी इजराइल के ऊपर हमला करता है तो पहले इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। ईरान इन ड्रोन्स को छोड़ देता है। सस्ते से ड्रोन हैं लेकिन चलते बहुत तेज हैं।
जब ये ड्रोन इसराइल की तरफ जाते हैं तो इसराइल बड़ी बड़ी महंगी इंटरसेप्ट मिसाइलें इनको मारने के लिए इस्तेमाल कर देता है, और उसी बीच ईरान अपनी ताकतवर मिसाइलें इन ड्रोन के झुंड के बीच इसराइल पर छोड़ देता है, जो इसराइल के अंदर जाकर गिरती हैं। तो इसराइल के ऊपर ईरान के जो हमले हुए थे, उन हमलों को करने में ईरान ने इन ड्रोन्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया था। भले ही ये ड्रोन हमला डायरेक्ट जाकर ना करें, लेकिन जो सामने वाला देश है उसको कंफ्यूज जरूर कर देते हैं। तो इसी की नकल करते हुए सेम टू सेम ऐसा ही एक ड्रोन बनाया है जिसका नाम लुकास रखा गया है। सेम टू सेम वैसी ही कॉपी अमेरिका ने तैयार कर दी है। सीरिया के राष्ट्रपति अल जुलानी इसराइल के हमलों से इतना ज्यादा घबरा गए कि वो इदलिब पहुंच गए। तुर्की के करीब बिल्कुल ये एरिया है। ये इदलिब वही एरिया है जहां से इनकी शुरुआत हुई थी। यहीं से इन्होंने बशर अल असद की सरकार के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया था। इजरायली हमलों से डर कर ये अपनी फैमिली के साथ इदलिब भाग गए हैं। सामना करने की इनकी हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे करके इसराइल से सामना करें। फिलहाल खबर ऐसी भी आ रही है कि जो स्वेदा वाला इलाका है जहां पर ड्रूज समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पर इसराइल के कहने पर, इसराइल की रजामंदी के बाद सरकारी सेना को वहां पर तैनात कर दिया गया है। जो हुड़दंग मचा रहे थे, इनके जो समर्थक थे अल जुलानी के, ड्रूज लोगों को मार रहे थे, उनसे हटकर इनकी एक अलग सेना भी है। तो उस सेना को स्वेदा के अंदर तैनात किया गया है। हालांकि बहुत सेना तैनात नहीं हुई, थोड़ी सी सेना को तैनात किया गया है। ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान के अंदर ना सिर्फ मोसाद के एजेंट भरे हुए हैं, बल्कि उनके ठिकाने भी बने हुए हैं, और उन ठिकानों पर बड़े हथियार भी हैं, ड्रोन्स भी हैं। ईरान ने मोसाद के एक सबसे ज्यादा सुरक्षित ठिकाने को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, जहां एजेंट तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए कामिकेज ड्रोन बना रहे थे। इस ठिकाने का इस्तेमाल देश के अंदर हमलों के लिए ड्रोन बनाने में किया जाता था। कई गिरफ्तारियां हुई और संवेदनशील जो चीजें थीं उनको जब्त कर लिया गया। ईरान की IRGC ने मोसाद के एक ऐसे अड्डे को पकड़ा है जहां पर कामिकेज ड्रोन बनाए जा रहे थे, और ईरान के अंदर बैठकर ईरान पर ही हमला होता। और जो अभी हमला हुआ था हाल ही में, पहला हमला ईरान के ऊपर जो जंग हुई थी, उसमें पहला हमला ईरान के अंदर से ही हुआ था। ईरान के ऊपर मोसाद के एजेंटों ने करवाया था। आज भी दक्षिण पश्चिमी ईरान के अबादान शहर में एक रिफाइनिंग प्लांट में भीषण आग लग गई। एक विस्फोट हुआ और आग लग गई। आग लगने का कारण अभी भी मालूम नहीं हुआ है। तो रोजाना कहीं ना कहीं पर ऐसे धमाके हो रहे हैं। खबर हिजबुल्लाह को लेकर भी आ रही है। बहुत दिन के बाद हिजबुल्लाह के जो महासचिव हैं शेख नईम कासिम, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है। ये कहते हैं कि लेबनान के सामने 3 बुनियादी खतरे हैं। दक्षिणी सीमा पर इसराइल, पूर्वी सीमा पर ISIS के पिट्ठू, और जो लेबनान है वहां पर अमेरिकी अत्याचार, जो लेबनान को अपने कब्जे में करना चाहता है। इन्होंने कहा कि हमारा मकसद यही है कि या तो हम इन लोगों को खत्म करके जीत हासिल करेंगे या फिर शहीद हो जाएंगे। सीरिया में बशर अल असद की सरकार जाने के बाद से हिजबुल्लाह तो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जो भी हथियार आ रहे थे वो सीरिया से ही आ रहे थे। ईरान जो समर्थन करता था हिजबुल्लाह का, वो सीरिया के रास्ते ही हथियार भेजता था। रास्ता बंद हो गया और हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इस टाइम निहत्ता बैठा है। आइए अब अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात कर लेते हैं। मैं आपको कई दिन पहले बता चुका हूं, पहली रिपोर्ट जब जारी की गई थी जांच करने के बाद, उसमें यह बात सामने आई कि प्लेन क्रैश होने से पहले जो फ्यूल स्विच होते हैं वो बंद हो गए थे। या तो गलती से बंद हो गए या फिर जानबूझकर उसको बंद किया गया, जिसकी वजह से प्लेन के इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया और वो क्रैश हो गया। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद पायलटों के ऊपर भी आरोप लगने लगे कि पायलटों की गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया। कुछ लोग कहने लगे कि हो सकता है कि पायलटों ने जानबूझकर बंद कर दिए। अरे किसकी जान इतनी सस्ती है? कौन अपनी जान ऐसे देना चाहेगा? इतने सारे लोगों को लेकर पायलट उड़ते हैं, क्या वो जानबूझकर बंद कर सकते हैं? अब ये जो विमान था वो अमेरिका की बोइंग कंपनी का विमान था। अब अमेरिकी कंपनी को अपनी इज्जत भी बचानी थी, तो अब अमेरिका की मीडिया ने सारा दोष पायलटों के सर पर मढ़ दिया कि पायलटों की गलती की वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ और पायलटों ने खुद जानबूझकर फ्यूल स्विच को बंद किया। अमेरिका के बड़े मीडिया हाउस ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल, इन दोनों मीडिया हाउस ने दावा किया है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने फ्यूल कंट्रोल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में डाल दिया था, जिसकी वजह से यह विमान क्रैश हो गया। अमेरिका के बड़े बड़े मीडिया हाउस, वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग, कोई छोटे मीडिया हाउस नहीं है, अमेरिका के बहुत बड़े मीडिया हाउस हैं, उन्होंने सीधा सीधा आरोप भारतीय पायलटों के सर पर मढ़ दिया। भले ही अपनी बोइंग कंपनी की गलती हो, लेकिन पूरा दोष पायलटों के सर पर मढ़ा जा रहा है कि
इनकी गलती की वजह से इन्होंने स्विच कट ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया। बेवजह की बातें, मनगढ़ंत बातें लिख दी गई। फिलहाल इनकी इन बातों को लेकर भारत की तरफ से आक्रोश भी जताया गया, भारत की तरफ से नोटिस भी भेज दिया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने इन दोनों न्यूज एजेंसी को नोटिस भेजा है। फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स, इस संगठन ने इन दोनों मीडिया हाउस से कहा है कि वो ऑफिशियली इस बात को लेकर माफी मांगे जो वो आरोप हमारे पायलटों के ऊपर लगा रहे हैं। तो ये वेस्टर्न मीडिया जो है वो इसी तरीके से अपने देश की कंपनियों को भी बचाता है, अपने देश के नेताओं को भी बचाता है। कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इनकी तरफ से बहुत बड़े लेवल पर न जाने कौन कौन सा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, और अपने आप को ये लोग इसी तरीके से सुपर पावर कहलवाते हैं। लेकिन हमारा मीडिया ऐसा है कि इन्हीं की हमेशा तारीफ करता रहता है। हमेशा अमेरिका की तारीफ होती रहती है कि अमेरिका सुपर पावर है, अमेरिका ऐसा है, अमेरिका वैसा है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी जो जंगें चल रही हैं उसको लेकर भी यही कहा जाता है कि अमेरिका सुपर पावर आएगा और नामो निशान मिटा देगा, ये करेगा वो करेगा। हमेशा इन लोगों की बड़ा चढ़ाकर हमारा मीडिया तारीफ करता रहता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो हमारे भी सगे नहीं हैं। जिस बोइंग कंपनी ने एयर इंडिया का वो विमान बनाया था वो तो अपनी पूरी जिम्मेदारी नहीं ले रही है, लेकिन सारा दोष मढ़ा जा रहा है पायलटों के सर पर। तो ये सब चल रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।